Okay, so now we are going to start the new theory of the bonding in the coordination compound, that is crystal field theory. Please write. Okay, अभी जो हम लोगों ने वैलेंस बॉन्ड थ्योरी पढ़ी उसके अंदर व्हाट हैपन कि मेटल और लिगेंड के बीच में दे कंसिडर टू बी द कोवेलेंट बॉन्ड्स. ओके, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी में यहां पे एक द वे आपने देखा होगा लैटिस जो फॉर्मेशन होता है 3D लैटिस फॉर्मेशन होता है तो वो क्रिस्टल की फॉर्म में होता है. देयर इज अ रेगुलर 3D स्ट्रक्चर. तो क्रिस्टल फील्ड थ्योरी उसके बेसिस पे ही बनाई गई है. अकॉर्डिंग टू क्रिस्टल फील्ड थ्योरी ये अज्यूम करता है दैट मेटल इज cation if negative charge surrounds cation, there is electrostatic interaction like the one in crystal or lattice formation. ठीक है, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी ये बोलती है कि जैसे मेटल इज अ कैटायन, तो इफ नेगेटिव चार्ज सराउंड दैट कैटायन देयर इज अ इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन जैसे क्रिस्टल के अंदर होता है. Then it form symmetrical spherical field. अगर कैटायन के आसपास नेगेटिव चार्ज हो, उसने उसको सराउंड किया हुआ हो, then there will be a proper uniform electrostatic force of attraction around that positive and negative charge. So एक symmetrical spherical field बनता है. यहां पे इसने क्या कंसीडर किया हुआ है दैट मेटल इज अ कैटायन एंड लिगेंड इज एनायन और न्यूट्रल और पोलर मॉलिक्यूल्स. In which negative end is towards cation और मेटल. अब यहां इसने क्या माना हुआ है कि मेटल एक कैटायन है और जो लीगेंड उसको अप्रोच कर रहा है इट इज या तो एनायन या तो नेगेटिव चार्ज है या फिर एक पोलर मॉलिक्यूल है जिसका नेगेटिव वाला पार्ट कैटायन की तरफ पॉइंट करता है. सो इट इज नो लॉन्गर सिमेट्रिकल इन नेचर. ठीक है, तो अगर सिर्फ नेगेटिव चार्ज सराउंड होता तो एक स्फेरिकल सिमेट्रिकल फील्ड जनरेट हो जाती, लेकिन लिगेंड इज एनायन या फिर एक पोलर मॉलिक्यूल्स होते हैं जिनका नेगेटिव वाला पार्ट कैटायन मेटल को पॉइंट करके किया हुआ होता है. सो दैट इज नो लॉन्गर सिमेट्रिकल फील्ड अराउंड द कैटायन. सो d orbital of metal
cation that's supposed to be degenerate or equal energy now split in lower and higher energy. अगर सिमेट्रिकल स्फेरिकल फील्ड होती तो जो मेटल है उसके जो डी ऑर्बिटल्स हैं वो दे आर डीजनरेट ऑर्बिटल्स, मतलब जो 5 ऑर्बिटल्स होते हैं डी वो सारे से इक्वल एनर्जी के होते हैं. बट ड्यू टू अनसिमेट्रिकल नेचर जो डीजनरेसी है वो स्प्लिट हो जाती है हायर और लोअर में. ओके होता क्या है, लेट्स डिस्कस द शेप ऑफ डी ऑर्बिटल. It is dxy dxz dyz it is dx square minus y square. And the fifth one is dz square. Okay, so we have to make sure the shape of d orbital कुछ ऐसा होता है. ये xy प्लेन में है dxy, ये xz में है dxz, dyz, dx square minus y square and dz square. एक बार ध्यान देने लायक ये है कि जब हम लोग dxy, xz और yz की बात करते हैं तो इनके जो लॉब्स हैं वो एक्सिस के बीच में है, x और y के बीच में है, ये x और z के बीच में है, यहाँ ये y और z के बीच में है. लेकिन जो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर है वो एक्स और वाई के अलोंग है और जो जेड स्क्वायर है वो जेड के अलोंग है. सो होता क्या है कि जब नेगेटिव जब लिगेंड है, लिगेंड इज कंटेन सम इलेक्ट्रॉन्स ऑब्वियसली, तो लिगेंड्स जो हैं जब वो मेटल को अप्रोच करते हैं देन देयर इज अ रिपल्शन बिटवीन मेटल एंड अ लिगेंड. ठीक है, इसको हम लोग ऐसे भी देख सकते हैं. ठीक है, सो ये तो शेप्स हो गए. और यहां हम लोगों ने देख लिया कि डी ऑर्बिटल ऑफ अ मेटल आयन दैट सपोज टू बी डीजेनरेट और हैव इक्वल एनर्जी नाउ स्प्लिट इन लोअर एंड हायर एनर्जी ड्यू टू unsymmetrical field. So first of all we are going to discuss the bond formation in octahedral. There we can see crystal field theory for octahedral complexes. Okay, so crystal field theory for octahedral complexes. अब ये तो मैं आपको बता चुका हूं ऑलरेडी कि एज लिगेंड approaches metal, there is a repulsion between metal and
लिगेंड, ठीक है। जब लिगेंड अप्रोच करता है मेटल को, तो मेटल की और इलेक्ट्रॉन्स और लिगेंड के इलेक्ट्रॉन्स में रिपल्शन क्रिएट होता है। एज ए रिजल्ट व्हाट हैपन, एज ए रिजल्ट देयर इज अ इंक्रीज इन एनर्जी। ठीक है, एज ए अब रिपल्शन होगा तो देयर विल बी इंक्रीज इन एनर्जी। So, as we know that dx square minus y square or dz square are along the axis, so it points towards ligands. So more repulsion leads to higher energy, represented by Eg। ठीक है, अब डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और डी जेड स्क्वायर ये एक्सेस के अलोंग है। अगर ये एक्सेस के अलोंग है जब तो लिगेंड अप्रोच करेगा एक्सेस पे, तो एज दे विल बी पॉइंटिंग टुवर्ड्स लिगेंड देयर विल बी अ मोर रिपल्शन। तो ज्यादा रिपल्शन होगा तो देयर विल बी अ मोर राइज इन एनर्जी। तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और डी जेड स्क्वायर ये दो ऐसे ऑर्बिटल्स होते हैं जिनकी कंपेरेटिवली एनर्जी हाई होती है। डी एक्स वाई, डी एक्स जेड, डी वाई जेड lie between the axes, so less repulsion, so less energy। Okay, so let's draw the energy diagram. This is energy. It's energy of the orbital of free ion, then average energy of the orbital of symmetrical spherical field। ठीक है, जैसे ही लिगेंड अप्रोच करेगा मेटल को, दे विल बी अ स्फेरिकल फील्ड जनरेटेड। सो ड्यू टू रिपल्शन इसकी एवरेज एनर्जी अपने आप इंक्रीज हो गई है। सो यहां पे हम लोग ये देखेंगे मीन एनर्जी ऑफ टेकन 0। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, जो एनर्जी निकली है उसका हम लोग मीन निकालते हैं 0, विच इज ऑल्सो नोन एज बैरीसेंटर। ठीक है, सो दिस इज बैरीसेंटर। दो ऑर्बिटल्स एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और डी जेड स्क्वायर हाई एनर्जी लेवल होते हैं, एंड एक्स वाई
वाई जेड एक्स जेड लोअर एनर्जी लेवल होते हैं. तो दिस वैल्यू इज 0.6 of delta naught and this value is minus 0.4 of delta naught and this difference is energy is known as delta naught. ठीक है. तो ये जो स्प्लिट हो रहा है हायर और लोअर में, we can see difference in energy of orbitals is represented by delta naught and known as crystal field splitting एनर्जी. तो जो डिफरेंस है दो हायर एनर्जी और लोअर एनर्जी के बीच में, इसको हम लोग बोलते हैं क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी, या इट कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय डेल्टा नॉट. ठीक है. जो लोअर एनर्जी है इसको हम लोग T2G से रिप्रेजेंट करते हैं. जो हायर एनर्जी है इसको हम लोग EG से रिप्रेजेंट करते हैं. लोअर एनर्जी को हम लोग T2G से रिप्रेजेंट करेंगे और हायर एनर्जी को हम लोग EG से रिप्रेजेंट करेंगे. ठीक है. सो दिस इज बेसिकली द एनर्जी डायग्राम ऑफ क्रिस्टल फील्ड थ्योरी फॉर ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस. इनिशियली फ्री आयन का ये था, लिगेंड ने अप्रोच किया, एवरेज एनर्जी बढ़ गई, हम लोगों ने उसका मीन 0 ले लिया, और जो हायर थे वो कितना ऊपर था, वो 0.6 टाइम्स ऊपर था, और ये जो लोअर एनर्जी था वो 0.4 टाइम्स नीचे था. ठीक है. अब ये हमें समझाएगा कि व्हाट वाज द रीजन ऑफ इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्सेस एंड आउटर ऑर्बिटल, मतलब लो स्पिन कॉम्प्लेक्स और हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स की जो बात की थी हम लोगों ने, वो क्रिस्टल फील्ड थ्योरी हमें समझाएगी इसके बेसिस के ऊपर. ठीक है. So it is, this is energy. ठीक है. So let's write the spectrochemical series. अब वो हाई स्पिन होगा कॉम्प्लेक्स आपका, लो स्पिन होगा, इलेक्ट्रॉन्स इसके अंदर भरे जाएंगे या फिर ऊपर चले जाएंगे, क्या होगा ये डिपेंड करता है कि जो आपका लिगेंड है वो लिगेंड कितना स्ट्रांग है, वो स्ट्रांग लिगेंड है या वीक लिगेंड है. ठीक है ना. सो जैसे एक रिएक्टिविटी सीरीज होती है वैसे स्पेक्ट्रो सीरीज भी होती है. ठीक है. सो विल राइट द स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज. I minus Br minus S2 minus SCN minus Cl minus F minus OH minus oxalate ion, oxide ion, H2O. ये आपकी स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज है. I माइनस इज द वीक लिगेंड, Br उसका उससे स्ट्रॉन्ग होता है, S2 माइनस SCN, फिर Cl माइनस, फिर F माइनस, OH माइनस, C2O4 माइनस, O2 माइनस, H2O, फिर थायोसाइनेट, अमोनिया, En, Cn माइनस, NCO. ठीक है. सो यहाँ पे I माइनस
is the weak ligand and carbon monoxide is a strong ligand. Okay. So when we move from here to here, it will be increase in delta naught. ठीक है. When you move from left to right, इस सीरीज में there is a increase in this delta naught. What is crystal field splitting energy? Energy increase हो रही है. ठीक है. तो ligand जितना strong होगा, split उतना ही ज़्यादा होगा. Now next, on the basis of this, how can we explain the stability part? Okay. So first of all, we have to calculation of CFSE or delta naught. The formula is minus 0.4 x plus 0.6 into y is equal to delta naught. ठीक है. वहां यहां x and y are number of electrons in 2Tg and Eg respectively. So minus 0.4 into x, minus 0.4 into x मतलब minus 0.4 मतलब लोअर एनर्जी में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, तो minus 0.4 into x प्लस हायर एनर्जी 0.6 में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, that will give me the value of delta naught. ठीक है. Okay, so let's do the calculation for crystal field splitting energy delta naught. It is metal ion configuration. अगर D1 है तो दिस इज T2G Eg. अगर मेटल आयन जो है उसका कॉन्फ़िगरेशन D1 है, जो एक इलेक्ट्रॉन है वो कहाँ आएगा, वो लोअर एनर्जी लेवल में ही आएगा. तो अगर मैं डेल्टा नॉट की वैल्यू कैलकुलेट करूं तो वो क्या आएगी, minus 0.4 into 1, that is minus 0.4. अगर मैं D2 की बात करूं दो इलेक्ट्रॉन कहाँ आएंगे, लोअर एनर्जी लेवल में आएंगे, ऊपर वाला खाली रहेगा. तो ये क्या आएगा, 0.4 into 2 plus 0.6 into 0 क्या आएगा, minus 0.8. फिर टॉक अबाउट D3, इलेक्ट्रॉन लोअर में भर जाएंगे, ऊपर वाला खाली रहेगा. तो इट इज यहां पर डेल्टा नॉट की वैल्यू क्या आएगी, minus 0.4 into 3, क्योंकि Eg वाला तो 0 है, इट विल बी minus 1.2. तो ये अगर मेटल कॉन्फ़िगरेशन D1, D2, D3 है तो ऑप्शंस आपके ये रहेंगे. ठीक है. लेकिन अगर D4 से D7 है तो क्या होगा, चलो पहले हम लोग D8, D9, D10 देख लेते हैं. बिकॉज D4 से D7 के बीच में दो पॉसिबिलिटीज बनती है, लेकिन यहाँ पे एक एक पॉसिबिलिटी बनती है. फॉर एग्जाम्पल एक यहीं पे जाएगा और कहाँ जाएगा, ये भी यहीं पे जाएगा, ये भी यहीं पे जाएगा, और कोई ऑप्शन है नहीं. देन वी हैव D8.
D8 में आप देखेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 it will be 0.4 into 6 plus 0.6 into 2, इसकी वैल्यू आएगी -2.4 plus 1.2, that is -1.2. ठीक है, मैं अगर D9 की बात करता हूं 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो डेल्टा नॉट की वैल्यू आएगी -0.4 इंटू 6 प्लस 0.4, कितने इलेक्ट्रॉन से हायर लेवल में 3, विल बी -2.4 प्लस दैट इज -0.6. ठीक है, और अगर मैं D10 की बात करता हूं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, that will be -0.4 into 6 plus 0.6 into 4, that is 0. तो D1 D2 D3 D8 D9 और D10 वैल्यूज आ गई -0.4 -0.8 -1.2 -1.2 0.6 तो ये मेटल आयन कॉन्फ़िगरेशन अगर D1 2 3 हो या फिर 8 9 10 हो तो हम लोगों ने यहाँ पे कैलकुलेट कर ली. इसका एनालिसिस अभी हम लोग करेंगे, बट हाउ टू कैलकुलेट दिस डेल्टा नॉट, ये आई एम श्योर आपको क्लियर हो गया होगा. ठीक है, अब हम लोग कैलकुलेट करेंगे D4 से D7 के बीच में. यहां पे क्या है D4. अब D4 में एक पॉसिबिलिटी ये होती है एक दो तीन चार, थोड़ा सा बड़ा बनाते हैं ताकि आप लोगों को समझ में आए. यू कैन सी 1 2 3 4, ऊपर वाला जो है वो खाली है और तीनों इलेक्ट्रॉन्स जो हैं, चारों इलेक्ट्रॉन्स कहाँ हैं, लोअर लेवल में T2G में. तो यहां पे अगर मैं कैलकुलेट करूंगा इट विल बिकम -0.4 इंटू 4, दैट विल बिकम -1.6. लेकिन यहां एक पॉसिबिलिटी और जनरेट होती है, वो ये है 1 2 3 4, ऊपर भी तो जा सकता है. It will become -0.4 into 3 plus 0.6 into 1. That will become -0.6. ये तब होता है जब मैं लो स्पिन की बात करूं या स्ट्रॉन्ग लीगेंड की बात करूं. ये होता है हाई स्पिन या वीक लिगेंड. ठीक है, नाउ D5 की बात करेंगे. लो स्पिन 1 2 5 इलेक्ट्रॉन्स कहाँ हैं लो स्पिन में, तो -0.4 into 5, that will give me 2.0.
लेकिन अगर मैं हाई स्पिन की बात करता हूं, 1 2 3 4 5, 3 into minus 0.4 plus 2 into 0.6, it will give me the answer like minus 1.2 and 1 point, it will give me 0. ठीक है, so इसमें स्प्लिट आ जाएगा 0. D6 की बात करते हैं, 1 2 3 4 5 6, क्या हो जाएगा, minus 0.4 into 6 will give me minus 2.4. अगर यहां पे मैं बात करूं हाई स्पिन में, 1 2 3 4 5 6, that will become 4 into minus 0.4 plus 2 into 0.6. It will give 0.4 minus 0.4. ठीक है, let's talk about D7. 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 7. It will give me minus 0.4 into 6 plus 0.6. It will give me minus 1.8. और ऐसे अगर देखें 1 2 3 4 5 6 7, 5 into minus 0.4 plus 2 into 0.6, which will give me 2.8. तो एवरी टाइम जब हम लोग D4 से D7 की बात करते हैं, वी हैव टू पॉसिबिलिटीज. या तो मैं लो स्पिन रखता हूं या मैं हाई स्पिन रखता हूं. अब स्टेबिलिटी हाई स्पिन में होगी या लो स्पिन में होगी, दैट इज अ गुड क्वेश्चन. ओके, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो होगा कॉम्प्लेक्स का, वो वही होगा जहां पे स्टेबिलिटी ज्यादा होगी. ठीक है, अब स्टेबिलिटी ज्यादा कैसे होगी, अब हम लोग यहां पे अगर कंपेयर करें तो हम लोग ये बात बोल सकते हैं कि लो स्पिन में एनर्जी कम है, कंपैरेटिवली एनर्जी कम है. अगर लोअर द एनर्जी हायर इज द स्टेबिलिटी. लेकिन स्टेबिलिटी सिर्फ एनर्जी के बेसिस पे नहीं होता. सो अगर हम लोग स्टेबिलिटी की बात करते हैं, 2 फैक्टर्स कम इनटू पिक्चर. सो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन of complex the stable one. यहां पे लो स्पिन की बात करें तो इट विल गिव मी लो एनर्जी एंड स्टेबलाइजेशन फैक्टर है इसके अंदर. So it will give me stabilization effect. लेकिन लो स्पिन more paired electron, it will add base stabilization effect. Second, हाई स्पिन की बात करता हूं, और वी कैन से
high spin, more unpaired electrons will be having stabilization effect. Higher energy will give me destabilization effect. So ये दो चीजें होती है जो हमेशा साथ साथ काम करती है, तो इनके हिसाब से ही हमें स्टेबिलिटी डिसाइड करनी पड़ती है. So if delta naught is large, जब डेल्टा नॉट बहुत ज्यादा है, इसका मतलब लो स्पिन को स्टेबल मानेंगे, और डेल्टा नॉट इज स्मॉल, देन हाई स्पिन को स्टेबल मानेंगे. ठीक है. So we can see that D4 to D7 low spin more stable. ठीक है. और D1, D2, D3, D8, D9, D10 उनकी जो है वही रहेगी, बिकॉज उनके पास कोई और ऑप्शन नहीं है. ठीक है. ये बात ध्यान रखना कि डेल्टा नॉट इज यूजुअली कंपेयर्ड with पेयरिंग एनर्जी. डेल्टा नॉट को अक्सर पेयरिंग एनर्जी से कंपेयर करते हैं. अब ना, व्हाट इज पेयरिंग एनर्जी? एनर्जी रिक्वायर्ड टू पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एन ऑर्बिटल. एक ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग करने के लिए जितनी एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है उसको बोलते हैं पेयरिंग एनर्जी. तो डेल्टा नॉट को हमेशा पेयरिंग एनर्जी से कंपेयर किया जाता है. तो फर्स्ट, अगर डेल्टा नॉट पेयरिंग एनर्जी से कम है, देन तीन इलेक्ट्रॉन तो हमेशा लोअर एनर्जी में ही जाएंगे. ठीक है. जो तीन इलेक्ट्रॉन्स हैं वो तो लोअर एनर्जी में जाएंगे. अब चौथा इलेक्ट्रॉन कहां जाएगा, वो डिपेंड करता है पेयरिंग एनर्जी. तो अगर डेल्टा नॉट पेयरिंग एनर्जी से कम है तो मतलब क्या है, पेयरिंग स्टार्ट नहीं हो सकती. तो एज ए रिजल्ट देन फोर्थ इलेक्ट्रॉन विल एंटर इनटू higher energy level, that is Eg, and fifth electron in again Eg. वो उसको पूरा भरेगा. अगर वो एक बार ऊपर चल गया है तो उसको पूरा भरेगा, सबको हाफ फिल्ड करेगा. तो अगर डेल्टा नॉट जो है आपका पी से कम है तो पेयरिंग नहीं होगी, सिंगल हाफ फिल्ड होंगे और फिर हायर लेवल पे चला जाएगा. If delta naught is greater than P, then till D6 pairing done and electron will enter into. अगर डेल्टा नॉट पेयरिंग से ज्यादा है तो ऑब्वियसली पेयरिंग होगी. तो जब तक लोअर एनर्जी पूरा नहीं भर जाएगा वो ऊपर नहीं जाएगा. तो ये कंसेप्ट है पेयरिंग एनर्जी का. नेक्स्ट इज
magnetism. Now, according to principle, that strong ligand has low spin and weak ligand has high spin. Magnetic behavior can be easily predicted. ओके तो ये जो भी हम लोग देख रहे थे ये सब ऑक्टाहेड्रल के लिए देख रहे थे. इसके बाद हम लोग स्क्वायर प्लेनर के लिए देखेंगे और फिर हम लोग टेट्राहेड्रल के लिए देखेंगे. तो जो स्प्लिटिंग हम लोगों ने देखी है वो सिर्फ ऑक्टाहेड्रल के लिए है. ठीक है.